नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार राजनीतिक व्यवस्था की कक्षाएं देख रहे हैं और उसमें हमने बिहार की कार्यपालिका देख लिया है, ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन की इकाइयों को देख लिया है और अद्यतन कौन मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मंत्री हैं और जो मुख्य पद हैं राज्य में, तो ये सब टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यायपालिका को देखेंगे जो शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो आइए देखते हैं। चूँकि न्यायपालिका में हाई कोर्ट जो है वो राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है, इसलिए मुख्यतः हम हाई कोर्ट को पढ़ते हैं और संक्षिप्त में जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं यानी जिला अदालत या और लोक अदालत, उनको थोड़े थोड़े जानकारी रखना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं कि हाई कोर्ट टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है और निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम क्रमवार एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है एक संक्षिप्त परिचय, ठीक है। उसके बाद है नियुक्ति और उसके बाद है योग्यता, उसके बाद है कार्यकाल, उसके बाद है शपथ, उसके बाद है स्थानांतरण, उसके बाद है कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं बनाई गई है जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी चीफ जस्टिस, और एक और व्यवस्था है अतिरिक्त न्यायाधीश, और एक और व्यवस्था है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी शक्तियाँ एवं कार्य, और थोड़ा सा एक अतिरिक्त हम देख लेंगे पटना हाई कोर्ट के बारे में, एक दो फैक्ट महत्वपूर्ण जो है। तो आइए पहला बिंदु से स्टार्ट करते हैं जो होगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो के अंतर्गत पहले हम एक इसका संक्षिप्त इतिहास और विकास क्रम देखेंगे। तो भारत में हाई कोर्ट का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापनाओं से होता है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1862 में इन तीनों जगहों पर हाई कोर्ट की स्थापना होती है और हाई कोर्ट जो है वो राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है। अब हमारे यहाँ आप जानते होंगे कि एकहरी न्यायिक व्यवस्था है और एकहरी न्यायिक व्यवस्था का तात्पर्य है कि इसका एग्जीक्यूटिव से अलगाव है, यानी एग्जीक्यूटिव इसका कंट्रोल नहीं करता है। एग्जीक्यूटिव के अलावा जो ऊपरी शीर्ष न्यायालय होती है वो अपने से नीचे के न्यायालयों को कंट्रोल करती है, वो न्यायालय नीचे के न्यायालयों को कंट्रोल करती है और एक पिरामिड नुमा संरचना दिखाई पड़ती है जिसके शीर्ष पे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं और नीचे में जिला अदालतें होती हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कुछ संरचना प्रशासनिक सोपानाक्रम हमें देखने को मिलता है और इसे ही हम एकहरी न्यायिक व्यवस्था का नाम देते हैं। तो एक आप इंफॉर्मेशन ये रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए, या फिर आप जो दैनिक दिनचर्या में आप अनुभव करते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते होंगे तो ये सामान्य जानकारी है, आप इसे नोटिस किए होंगे। अब एकहरी न्यायिक व्यवस्था किस लिए लाई गई थी? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो विचार है उसमें माना गया है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए विधायिका और कार्यपालिका से, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर उनके कामों का जो है विधायिका और कार्यपालिका का स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से जांच नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कल्पना की गई है। अब हम देखते हैं संविधान के आर्टिकल 214 में प्रत्येक स्टेट के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 231,
उसमें कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या किसी संघ शासित प्रदेश जो होते हैं उनके लिए साझा एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो साझा न्यायालय, हाईकोर्ट, साझा हाईकोर्ट की स्थापना, ऐसा हमें देखने को मिलता भी है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाईकोर्ट है जो चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो उसी तरह से और महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो गोवा का भी न्यायिक क्षेत्र कंट्रोल करता है, गोवा का भी उसी के अंतर्गत समाहित है। अब एक और आर्टिकल जो है वो है 216, जिसमें हाई कोर्ट के गठन से संबंधित बातें कही गई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। गठन से तात्पर्य है एक चीफ जस्टिस होंगे और राष्ट्रपति अपनी आवश्यकता अनुसार जितना अनिवार्य समझेगा उतने न्यायाधीशों को वहां अपॉइंट करेगा। तो गठन से तात्पर्य वहां पर जो न्यायाधीश हैं और चीफ जस्टिस की जो व्यवस्था है उसे हम गठन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये जान लीजिए कि अभी वर्तमान में देश में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है। और सबसे बड़ा जहाँ ज़्यादा न्यायाधीश हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो यूपी का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है। तो मैक्सिमम जजेज इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ रही इंट्रोडक्शन से संबंधित जानकारियाँ। अब हम आगे देखेंगे नियुक्ति, ठीक है। तो नियुक्ति और इसका जो जिक्र आया है वो है आर्टिकल 217 में, यानी 217 में, ठीक है। तो 217 में हाई कोर्ट के जजों के नियुक्ति से संबंधित जिक्र है। हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नियुक्ति करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति सीजीआई के परामर्श से संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे। तो चीफ जस्टिस की केवल नियुक्ति जो होती है उसमें सीजीआई का और प्लस उस राज्य के गवर्नर का परामर्श होता है। लेकिन आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में जजेज केस, तो थर्ड जजेज केस 1998 का है, उसमें एक स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि सीजीआई जो है उनकी परामर्श का मतलब केवल सीजीआई का परामर्श नहीं है, उसमें 4 वरिष्ठतम सदस्य जो है वो इंक्लूड रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जहां से कॉलेजियम व्यवस्था की उत्पत्ति हम देखते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा जो नाम सुझाए जाएंगे उन्हीं में से किसी नाम का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए रिकमेंडेशन करेंगे, नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और उसमें भी उस राज्य के गवर्नर की सहमति ली जाएगी। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो जिस राज्य के में नियुक्ति हो रही है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि उसी हाई कोर्ट के अगर दूसरे जजों की नियुक्ति हो रही है तो उसमें उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका भी परामर्श लिया जाएगा। तो अदर्स जजों की नियुक्ति में सीजीआई प्लस गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस, इन तीनों का परामर्श होगा और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति, किंतु इसमें परामर्श एक ज़्यादा संख्या हो जाता है, वो है चीफ जस्टिस संबंधित हाई कोर्ट के। अब एक और है कि अगर साझा न्यायालय का कोई न्यायाधीश बन रहा है तो या चीफ जस्टिस बन रहा है तो उसमें जिन जिन राज्यों का वो न्यायालय होगा, संबंधित जितने भी राज्य होंगे उनके गवर्नर से सलाह ली जाएगी। यानी अब इसमें एक गवर्नर नहीं रह जाएंगे। तो अगर साझा न्यायालय है तो उसके चीफ जस्टिस या जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति में जितने भी राज्य हैं उनके गवर्नरों की सलाह कंपलसरी होगी। तो साझा न्यायालय में सभी गवर्नरों का परामर्श लिया जाएगा।
तो यह कुछ पॉइंट रहे इसके नियुक्ति से संबंधित। अब हम आगे देखेंगे इसके योग्यता क्या है। तो आइए देखते हैं योग्यता। ठीक है, तो योग्यता के अंतर्गत जो 2-3 पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। जो जज बनने जा रहा है उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि उसे 10 वर्षों का कम से कम, मिनिमम, ये मिनिमम है, 10 वर्षों का न्यायिक सेवा का अनुभव हो। तो 10 वर्षों का न्यायिक सेवा का उसे अनुभव हो। ठीक है, और तीसरा है कि 10 वर्षों तक अगर ये नहीं एक वो योग्यता रख पा रहा है तो एक और योग्यता का विकल्प उसे दिया जाता है कि अगर 10 वर्षों का उसके पास न्यायिक सेवा का अनुभव नहीं है तो 10 वर्षों का उसे किसी एक उच्च न्यायालय में, नहीं तो विभिन्न उच्च न्यायालयों में वकालत का प्रैक्टिस का अनुभव है। ठीक है, यानी वो अधिवक्ता का कार्य कर चुका हो। कितने तक? मिनिमम 10 वर्षों तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में या किसी एक उच्च न्यायालय में वो कंटिन्यू अधिवक्ता का कार्य किया हो। तो 10 वर्षों तक अधिवक्ता का अनुभव। ठीक है, तो दूसरा, ये तीसरा पॉइंट ये रहा योग्यता से संबंधित। उसके बाद एक और बात है कि जज बनने के लिए हाई कोर्ट में मिनिमम एज लिमिट कोई नहीं रखा गया है। जैसे आप देखते होंगे कि यूपीएससी में या बीपीएससी में मिनिमम एज लिमिट होता है कि इतने वर्ष होने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या आपके साथ मैंने कार्यपालिका का जो चैप्टर डिस्कस किया था उसमें बताया था कि गवर्नर के लिए भी एक मिनिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। ऐसे ही अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं तो 25 ईयर्स। उसी तरह से आप ग्राम पंचायत में मुखिया बनना चाहते हैं तो 21 ईयर्स। एक मिनिमम एज लिमिट रखा गया है, किंतु इसके लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। यानी इसका महत्वपूर्ण बात है कि मैक्सिमम एज लिमिट से अगर आप 1-2 साल कम भी है तो 1-2 साल के लिए ही सही आप जज बन सकते हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी रहा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एक, माने जो हमारे देश का लोग मरते रहते हैं कि भाई एज खत्म होता जा रहा है, उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि भाई आप इसमें भी ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कार्यकाल को देखेंगे। तो कार्यकाल, कार्यकाल के अंतर्गत जो है उसमें पहला पॉइंट कहा गया है कि 62 वर्ष की आयु तक वो सेवारत होंगे। यानी 62 वर्ष ये रिटायरमेंट का एज है। यानी कोई अगर 62 साल का जज हो गए हैं, हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट में कार्यरत हैं, तो वो उनका वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो पहला तो यह है। अब दूसरा है कि अगर वो खुद से त्याग पत्र दे देते हैं, यानी रिजाइन कर देते हैं, तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि अगर उनका स्थानांतरण हो जाता है, यानी एक हाई कोर्ट में है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट पटना में है और उनका ट्रांसफर होके वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में वो चले गए, तो पटना हाई कोर्ट में उनका पद रिक्त हो गया। ये तो कॉमन सेंस है। तो स्थानांतरण हो जाता है तो उनका कार्यकाल वहाँ का खत्म हो गया। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है वो है इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जजों को हटाने का एक प्रावधान है। तो अगर ऐसा होता है तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। किंतु यहाँ आप नोट करके ध्यान से सुनिएगा कि अभी तक आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, इसमें अभी तक किसी भी एक हाई कोर्ट के जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। तो आपको फंसाने के लिए आयोग पूछ सकता है कि अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया से हाई कोर्ट में 4 जजों को हटाया गया है, 6 जजों को हटाया गया है। आप भ्रम में आ जाइएगा और कोई आंसर गलत टिक करके आ सकते हैं। तो ये नोटिस करके रखिएगा कि हमारे संविधान को लागू हुए हो गए हैं 72 वर्ष और आज़ादी के 75 वर्ष। इतने वर्षों में भी
एक भी जज हाई कोर्ट का महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। तो कहीं आप नोट करके लिख लीजिएगा कि महाभियोग प्रक्रिया से एक भी जज नहीं हटाया गया है, और कार्यकाल की जो समाप्ति होती है वो महाभियोग के द्वारा भी होती है। और महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो है कि संसद के दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत से उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है और तब राष्ट्रपति आदेश करता है और इस तरह से उनकी बर्खास्तगी होती है। अब हम इनके जजों का वेतन और भत्ते देखेंगे। वेतन और भत्ते, तो पहला तो इनके वेतन और भत्तों के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णायक संस्था है वो है संसद। तो संसद के द्वारा इनके वेतन और भत्तों के संबंध में कानून का निर्माण किया जाता है। तो पहला तो आप याद रखिएगा कि वो है। दूसरा है कि वर्तमान में इनका कितना पेमेंट है। ठीक है, तो वर्तमान में सीजी जो चीफ जस्टिस है उनका पेमेंट है 2.8 लाख, और जो अदर जज हैं उनका है 2.5 लाख। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वर्तमान में वेतन कितना है। उसके बाद आप जान लीजिए कि जुडिशरी की स्वतंत्रता के लिए, न्यायपालिक स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें एक प्रावधान यह भी है कि इनके जो वेतन, पेंशन आदि की जो राशि होगी वो राज्य या भारत की संचित निधि पर भारित होगी। यहाँ पर एक शब्द है भारित। भारित शब्द के बारे में आप जान लीजिए। भारित का मतलब हुआ है कि वो बोझ सरकार को उठाना ही है। यानी जब इसके से संबंधित कोई विधेयक सदन में आएगा तो उनमें कटौती या कुछ हेरफेर के लिए मतदान नहीं कराए जा सकते हैं। यानी चर्चा तो हो सकती है, मतदान डिवीजन जो होता है कि इसे पास किया जाए, हो सकता है गिर भी जाए वो अधिनियम या पास हो जाए, तो गिरे या इस तरह का नियम से बचने के लिए मतदान की व्यवस्था नहीं की गई है। आप विधायिका में पढ़िएगा कि लेजिस्लेटिव जो होते हैं उस पर मत विभाजन भी होता है, किंतु इनसे संबंधित अगर इनके वेतन और पेंशन आदि से संबंधित अगर कोई विधेयक आता है तो उसमें संसद में मतदान की व्यवस्था नहीं है। और ये इसके पीछे का पर्पज है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट स्थिति को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये रहे इनके वेतन भत्ते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे इसके देखेंगे स्थानांतरण। स्थानांतरण के बारे में जो कहा गया है वो कहा गया है कि कोलिजियम, जो थर्ड जजेस केस का हम संदर्भ दिया आपसे 1998 का है, कोलिजियम के परामर्श से राष्ट्रपति किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो आप यहां नोट करके लिखिए कि राष्ट्रपति द्वारा ट्रांसफर इनका होता है, और वही बात है कॉलेजियम के परामर्श से। ठीक है, वही डिसाइड करती है कि क्या होता है। लेकिन आगे चल के इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीजों को जोड़ा गया, वो यह था कि ट्रांसफर में जहां से ट्रांसफर हो रहा है जिस हाई कोर्ट से, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी परामर्श ली जाएगी, और जहां वो ट्रांसफर करके जा रहे हैं वहां के भी चीफ जस्टिस का परामर्श लिया जाएगा। तो यानी चीफ जस्टिस प्रेजेंट जहां पर वो है और वो जहां जा रहे हैं, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श इसमें लिया जाता है स्थानांतरण की प्रक्रिया में। ठीक है, क्योंकि देखा गया कि कुछ जजों को जो सरकार के विरोध में होते हैं वो उनको दंड स्वरूप ये ट्रांसफर एक प्रक्रिया का भुगतना होता है। इस पे एक बार बड़ा ही अच्छा हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि जो जज का ट्रांसफर है वो पहला तो अपवाद स्वरूप होना चाहिए, यानी बहुत ही विशेष परिस्थिति ऐसी कुछ आ रही है तो किया जाए, नहीं तो बचा जाए। अपवाद स्वरूप का मीनिंग यही होता है। दूसरा कि लोक कल्याण की भावना से किया जाए, यानी न्यायिक प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के उद्देश्य से किया जाए, लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया जाए, न कि ये सरकार जो है उस जज को पनिश करने के लिए करे। अभी एक उदाहरण हाल ही का है, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। गुजरात हाई कोर्ट में कोई जज पोस्टेड थे और उनको
पूर्वोत्तर भारत में ट्रांसफर कर दिया गया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी जो सरकार है इस तरह की ट्रांसफर को एक पनिशमेंट के तौर पर अपनाती है। तो इसीलिए ये पूरी व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता की इससे रक्षा हो ये की गई है कि वहाँ का जो चीफ जस्टिस होंगे, जहाँ हाई कोर्ट में जो अभी प्रेजेंट में वो मौजूद हैं, उनका भी सलाह लिया जाएगा और जहाँ वो जा रहे हैं उसके चीफ जस्टिस का भी सलाह लिया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके शपथ, जजों का शपथ कैसे होता है। तो जज के शपथ जो होता है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। राज्यपाल उनको शपथ दिलवाते हैं। अगर मान लीजिए राज्यपाल नहीं है तो उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा, वह जज को यानी चीफ जस्टिस को और साथ साथ अदर जस्टिस को भी शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाई कोर्ट की शक्तियाँ। हाई कोर्ट के शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की शक्तियाँ हैं। पहला है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जहाँ पर डायरेक्ट हाई कोर्ट ही पहले सुनवाई करता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि हाई कोर्ट ही पहला सुनवाई का अधिकार रखता है। इसके अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट है, आप जान लीजिए। तो पहला तो है फंडामेंटल राइट्स के किसी का उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति का, तो वो उस मामले में हाई कोर्ट ही प्रथम सुनवाई राज्य के अंतर्गत किसी भी राज्य में हाई कोर्ट ही करता है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 22(6) में है। उसके बाद कुछ अन्य विषय भी हैं जिन पे हाई कोर्ट ही प्रथम सुनवाई का अधिकार रखता है। जैसे एक तो है तलाक, फिर है विवाह, फिर है वसीयत। तो इन विषयों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है किसी भी राज्य में हाई कोर्ट के पास होता है, न कि जिला अदालतों के पास। ठीक है, अब देखिए अपीलीय। अपीलीय से मतलब है कि वो केस की सुनवाई कहीं ना कहीं नीचे की अदालतों में हुई है और उसके परिणाम आए हुए हैं। उन परिणामों में से कोई एक पक्ष असंतुष्ट है, तब वो अपील यानी उच्च न्यायालय में जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में अपील में जाने के लिए इसमें दोनों प्रकार की अपील की जा सकती है, दीवानी मामलों में भी और फौजदारी मामलों में भी। फौजदारी मामलों से तात्पर्य है आपराधिक मामले। ठीक है, किंतु जिन मामलों में अपील की जाती है आपराधिक मामलों में, उनमें कुछ शर्त है। अपीलीय जो इसके अधिकार है उसमें यह अपने नीचे की अदालतों का जो निर्णय हुए हैं उनके विरुद्ध अब जो है सुनवाई कर सकता है। अगर कोई पक्ष असंतुष्ट है और फिर से वो चाहे कि हम न्याय जो मिला है उसे हम संतुष्ट नहीं है, फिर से हम अपने केस की सुनवाई करवाना चाहते हैं, तो वो हाई कोर्ट जाता है। और लेकिन उसमें कुछ शर्त है। शर्त ये है, पहला शर्त ये है कि उसे अगर डेथ पेनाल्टी मिली हो तो डेथ पेनाल्टी। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप नोटिस करिएगा कि अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फौजदारी जो केस होते हैं उनमें जिला का जो सबसे हेड न्यायाधीश होता है उसे हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, तो आपराधिक मामलों का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है जिला में उससे जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। और उसके द्वारा अगर किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई हो तो उसमें अगर वो पक्ष चाहे स्वयं तो पर भी हाई कोर्ट जा सकता है। अगर नहीं भी चाहे तो पर भी अगर उसे मृत्युदंड एक्सक्यूट किया जाता है यानी मृत्युदंड की सजा उसे दी जाती है, उसके पहले एक बार हाई कोर्ट में उसकी जांच कराई जाती है। तो दोनों बात है, एक तो वो खुद भी जा सकता है मृत्युदंड की सजा अगर पाया है और वो संतुष्ट नहीं है तो, और दूसरा कि वह अगर नहीं भी जाता है तो हाई कोर्ट ऐसे मामलों में एक बार स्वयं उस निर्णय की जांच करता है। और दूसरा, अगर किसी को 7 वर्ष से अधिक की सजा हुई है तो वैसे केसों में भी हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो ये दो इसके अधिकार रहे। अब है एक अंतरण का अधिकार। अंतरण के अधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कुछ वादों को अपने पास मंगाने की शक्ति रखता है, किंतु उसमें एक कंडीशन है कि उन मामलों में कुछ विधि के सारगर्भित प्रश्न की इशू हो। जैसे अगर मान लीजिए सामान्य अगर तथ्य की त्रुटि का इशू है, तथ्य माने आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई वर्ष है या टाइम है या फिर उसके बाद कुछ डाटा है, अगर इस तरह की त्रुटियों का इशू है तो हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। लेकिन किसी सारगर्भित प्रश्न जो विधि का प्रश्न आता है जिसमें कानून की व्याख्या करना हो, किसी संविधान के पहलू की व्याख्या करना हो, तो इस तरह का अगर इशू है या किसी हाई कोर्ट के
अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय का अभिलेख के रूप में यूज करके उसका व्याख्या करना हो, क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे अभिलेखीय न्यायालय भी एक इसका जो शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट के भी हाई कोर्ट के लिए अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट विधि के सारगर्भित प्रश्न की व्याख्या के लिए अपने अधीनस्थ न्यायालयों के वादों को अपने पास मंगा के और उनके विधि का जो सारगर्भित प्रश्न है उतने भाग तक उसकी व्याख्या करके निपटा के उस केस को और ट्रांसफर कर देता है फिर से अधीनस्थ न्यायालयों के पास। तो ये इसके अंतरण शक्ति का ये रहा शक्ति। अब एक होता है पर्यवेक्षीय शक्ति। यह शक्ति हाई कोर्टों को प्राप्त है किंतु सुप्रीम कोर्ट को नहीं प्राप्त है। तो यहां आप एक पहला बिंदु नोट करिएगा कि पर्यवेक्षीय शक्ति जो है हाई कोर्ट को केवल प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। पर्यवेक्षीय का मतलब होता है यह अपने अधीनस्थ न्यायालय के जो जज होते हैं उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनके प्रमोशन, उनके अवकाश संबंधित छुट्टी, उनका जो है अनुशासन से संबंधित नियम बनाता है और उनको उन पे इन विषयों पे प्रशासकीय नियंत्रण भी रखता है। यानी इसका अपने नीचे के अदालतों पे एक तरह का प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। उसे हम पर्यवेक्षीय शक्तियां कहते हैं हाई कोर्ट का। अब है एक अभिलेखीय शक्ति। अभिलेखीय शक्तियों के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है उसके निर्णय जो है वो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं साक्ष्य के रूप में। किसके द्वारा? नीचे के अदालतों के द्वारा। जो जिला अदालतें होती हैं या उनके नीचे में जो अधीनस्थ अदालत होती है जैसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत, उसके द्वारा हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो प्रमाण के तौर पर किसी दूसरे केस में संदर्भ के रूप में रखे जाते हैं और इस पे किसी तरह का इफ बट नहीं नीचे की अदालतें कर सकती हैं। ऐसा ही हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मंतव्य रखता है। सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से तात्पर्य है कि हाई कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट की ही भांति संसद, विधानमंडल से पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार होता है तथा जितने भी कार्यपालिका के मेंबर हैं अगर उनके द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया जाता है जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो या किसी तरह की उसकी मूल ढांचा है उसके विरुद्ध हो तो उसे उस सीमा तक या पूर्णतः जो हाई कोर्ट है उसको शून्य घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत हाई कोर्ट संसद एवं विधानमंडल से पारित कानून या कार्यपालिका के आदेश को निरस्त कर सकता है। तो ये सब रहा हाई कोर्ट के शक्तियां। अब हम थोड़ा सा अन्य न्यायालयों को देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। तो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में पहले तो हम इनके प्रकार देख लेते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है, दीवानी न्यायालय, उसके बाद आपराधिक न्यायालय, उसके बाद भू राजस्व न्यायालय। भू राजस्व न्यायालय में मूलतः जिला में डीएम जो हो वो इसका पदाधिकारी होता है, वो देखता है। जबकि दीवानी न्यायालय जो है इसमें संपत्ति से संबंधित मामले आते हैं और इसका अलग से कोर्ट होता है, जिला न्यायाधीश एक होता है। जबकि आपराधिक न्यायालय जिसमें मारपीट, झगड़े, चोरी, डकैती इस सब के वाद जाते हैं, इसका जो जिला पर स्तर पे न्यायाधीश होता है उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश हम कहते हैं। ठीक है, सत्र न्यायाधीश। तो 3 प्रकार की अदालतें हम देखते हैं बिहार में अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत। ठीक है, अब बिहार में इन न्यायालयों में भर्ती के लिए जो एग्जाम होते हैं वो 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक तो होता है उच्च न्यायिक सेवा जिसे एडीजे एग्जाम बोला जाता है और दूसरा एक होता है बिहार जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जाम जिसमें नीचे के लोगों, नीचे के अदालतों के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्हें कहा जाता है उसकी नियुक्ति के लिए ये एग्जाम कराया जाता है। और यहाँ पर आप एक अतिरिक्त जानकारी ले लीजिए कि 50% रिजर्वेशन जो इस समय विभिन्न सेवाओं में लागू है वो लोक सेवा के अतिरिक्त न्यायिक सेवा में भी बिहार में लागू है। 50% का आरक्षण बिहार में न्यायिक सेवा में भी इन दोनों एग्जाम में लागू है और उन सेवाओं में 35% क्षैतिज रिजर्वेशन महिलाओं को भी प्राप्त है और 1% रिजर्वेशन दिव्यांग लोगों को प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के अतिरिक्त एक लोक अदालत लगती है जिसका
1987 के नालसा एक्ट के द्वारा गठन किया गया था। और लोक अदालत के विषय में आप सिर्फ इतना जानिए कि इसमें जो वाद जाते हैं वो आपसी सहमति से लाए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है लोक अदालत के विषय में वो यह है कि इसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो मैत्रीपूर्ण समझौता के तहत जो सुनवाई होता है या निर्णय आते हैं उसमें आप अपील के लिए नहीं जा सकते हैं। तो जो न्यायिक बोझ बढ़ता जा रहा है वादों का हमारे न्यायपालिका में, उसमें एक अच्छी पहल लोक अदालत के रूप में देखी जा रही है, जिसके द्वारा बहुत सारे वादों का निपटारा किया जा रहा है मैत्रीपूर्ण ढंग से। और इस तरह से जो वादों का अंबार दिख रहा है वो कम होता जा रहा है। अब थोड़ा सा हम पटना हाई कोर्ट के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। आइए, पटना हाई कोर्ट, इसका पहला तो फैक्ट है, इसकी स्थापना जो है वो हुआ था 9 फरवरी 1916 को। और उस समय जब स्थापित हुआ था उस समय उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी बिहार राज्य के हिस्सा थे। तो आप याद रखिएगा उस समय इसका कार्यक्षेत्र ज़्यादा विस्तृत था। और धीरे धीरे जैसे जैसे उड़ीसा अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो इसका कार्यक्षेत्र में सीमित होता गया। तो पहला पॉइंट ये। और दूसरा कि इसका पहला जो जज बने थे, तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस इसके थे वो थे चैंपस चामियार, चैंपस चमियार। तो याद रखिएगा इतना ही, चैंपस चमियार इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे इसके स्थापना के बाद। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो वो थे मनमोहन अग्रवाल, मनमोहन अग्रवाल। और एक फैक्ट यह पूछा भी जा चुका है और अभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है वर्तमान चीफ जस्टिस संजय करोल, संजय करोल। तो यह रही हमारी न्यायपालिका से संबंधित क्लासेज। आप इस क्लासों को बार बार देखें, हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।